हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन के ऊपर कोई अचानक से ही हमला कर देता है। इस हमले को देखकर वांगलिन तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई ने किया था, जो कि अपनी वेपन का इस्तेमाल करती है वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि वांगलिन को देखकर वो ये चीज़ समझ जाती है कि अगर वो वांगलिन को जिंदा छोड़ेगी तो फिर वांगलिन आगे चल के उसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आने वाला है। तो इसी के चलते वो वांगलिन को अभी ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। वांगलिन तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ अपना वो ब्रेसलेट निकाल कर थ्रो करता है रेड बटरफ्लाई की तरफ, और अब वो कन्वर्ट हो चुका था उसके थंडर टोड के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पथंदर को एक ही बार से इकट्ठा करके अटैक करता है रेड बटरफ्लाई पे। जिसके बाद यहाँ पर उसकी पावर थोड़ी ख़त्म होने लगी थी। रेड बटरफ्लाई भी उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन उसको और भी ज़्यादा पावर देता है और उसके बाद यहाँ पर वांगलिन उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देता है। अच्छी बात ये थी कि वांगलिन ने अभी भी वो हेड पहन रखी थी, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही होती रेड बटरफ्लाई के सामने। वो धीरे धीरे करके क्लाउड से थोड़ा आगे की तरफ को आने लगी थी और हमें दिखाई जाती है उसकी ब्यूटीफुल सी लुक, जिसके बाद वो वांगलिन को काफ़ी गुस्से से देख रही थी। वांगलिन भी कह रहा होता है कि तो तुम यहाँ पर हो, जिसके बाद वो कहती है कि तुम तो मुझे जानते हो है ना। तभी वांगलिन से पूछती है कि चलो अब मुझे बता दो कि आखिर तुम हो कौन। तभी यहाँ पर वांगलिन अपनी बातों को पलटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसको इसके बारे में सच्चाई बताना ही नहीं चाह रहा होता। उसको डायरेक्ट कह देता है कि आप तो स्नोलैंड की प्रोफाउंड डॉटर, आपको भला कौन नहीं जानता है। तभी वो समझ जाती है कि वांगलिन बस यहाँ पर बहाना बना रहा है और वो असलियत में उसको सच्चाई बताना ही नहीं चाहता। ये देखकर वो काफ़ी गुस्सा होती है और कह रही थी कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। तुरंत ही वांगलिन के ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, तो वांगलिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर टोड के थ्रू एक थंडर बॉल को इकट्ठा करता है और उसके बाद तुरंत ही मिस बटरफ्लाई के अटैक को यहाँ पर डोज करता है। लेकिन यहाँ पर अब तो वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी। वो वांगलिन का खेल एक ही बार में ख़त्म करना चाह रही होती है, जिसके चलते वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी इमोशनलेस डोमेन का इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे करके वो वांगलिन को उसी के अंदर ट्रैप कर लेती है। वांगलिन उसके इस डोमेन के अंदर फंस जाता है और वांगलिन समझ गया था कि अब ये उसके ऊपर हमला करेगी। तभी यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सा जाइंट आइस क्रिएचर दिखाया जाता है, जो कि अब यहाँ पर वांगलिन के ऊपर हमला करने वाला था। वांगलिन तो वहाँ पर फ्रीज ही होकर रह जाता है और अब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। ये देखकर तो शैन डर गया था और कह रहा होता है कि बॉस, आखिर ये क्या हो रहा है आपके साथ में, प्लीज़ कुछ करिए बॉस, उठने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप नहीं उठोगे तो फिर हम दोनों ही यहाँ से उठ लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह भेजने वाली हूँ, और यहाँ पर उसने क्रिस्टल का टुकड़ा अपने पास में ले लिया था और कह रही थी कि वैसे मैं तुम्हें अब एक पेनलेस दे दूंगी। वांगलिन यहाँ पर उसके इमोशनलेस डोमेन के अंदर पूरे तरीके से भ्रमित हो चुका था। अब वो अपने आसपास देख रहा होता है तो उसे अपनी पुरानी मेमोरीज एक बार फिर से दिख रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके नम होती जा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन को सब कुछ ऐसे ही नम होता हुआ नजर आ रहा था। वांगलिन को इस मेमोरीज के अंदर अपने पेरेंट्स, साथ ही दानियों की फैमिली भी नजर आती है और वांगलिन को यंग वांगलिन भी नजर आता है। रेड बटरफ्लाई खुश थी और सोच रही होती है कि अब बस वो इस बंदे का खेल ऑलमोस्ट खत्म कर ही चुकी है। जिसके बाद वो उस चीज़ को भी थ्रो कर देती है वांगलिन के ऊपर। धीरे धीरे करके वांगलिन को यहाँ पर मिस लू भी दिखने लग जाती है और वो अपने शादी के कपड़ों के अंदर वांगलिन की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। वांगलिन भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वांगलिन को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब कुछ बस उसका भ्रम है और उसे अब इस भ्रम से बाहर निकल के आना होगा, क्योंकि अगर जल्द ही वो इस भ्रम से बाहर नहीं निकला तो हो सकता है कि यहाँ पर वो हमेशा के लिए ट्रैप होकर रह जाए और उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचे। जिसके बाद वांगलिन अपना पैर काफ़ी ज़ोर से हिट करता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके वो अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इस रेड बटरफ्लाई के डोमेन से खुद को बाहर निकाल पा रहा था। हालांकि यहाँ पर वांगलिन के सामने अभी भी उसकी वाइफ लुओ होती है, लेकिन वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है रेड बटरफ्लाई के उस अटैक के अंदर, जो कि उसने वांगलिन की तरफ को थ्रो किया था। लेकिन यहाँ पर वो जो
अटैक था वो वहाँ पर खुद ही ख़त्म हो जाता और वांगलिन कह रहा था कि लग रहा है कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा इमोशनलेस डोमेन है वो इतना ज़्यादा पक्का नहीं है और अब यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल करने वाला हूँ अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन से। वो यहाँ पर उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेड बटरफ्लाई एक वक्त का भी इंतज़ार नहीं करती। वो तो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करती और एक बार फिर से वांगलिन के ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि यहाँ पर वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को इकट्ठा करता है और यहाँ पर तुरंत ही एक बार फिर से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करने लगा होता और कह रहा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वैसे अच्छा मिस होंग ध्यान, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करते करते 100 साल हो चुके हैं ना? मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन 100 साल के अंदर तो जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है ऑर्डिनरी पीपल की वो तो एंड हो जाती है। वांगलिन अब यहाँ पर जानबूझकर इस टॉपिक को निकाल रहा था क्योंकि यहाँ पर वो जानबूझकर रेड बटरफ्लाई के उसके पेरेंट्स के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाए और वांगलिन इसके अंदर सक्सेसफुल भी होता है। होंगदाई को याद आने लग जाता है उसके पेरेंट्स के बारे में और इसी वजह से जो अटैक वो कर रही थी कुछ वक्त के लिए उसका ध्यान उस अटैक से ही भ्रमित हो गया था। वांगलिन तुरंत ही इस मौके का फ़ायदा उठाता और अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर उसके उस अटैक को भी ख़त्म कर डालता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उससे कह रहा होता है कि वे मुझे अफसोस रहेगा तुम्हारे ख़त्म होने के बाद कोई तुम्हारे पीछे रोने के लिए नहीं होगा। रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि ज़रा सोच समझ कर बोल लो तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो। वांगलिन कह रहा होता है कि बिल्कुल सही ही बोल रहा हूँ मैं। तभी वो कह रही थी कि मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे फालतू में रेकलेसली एक्ट करने की, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगी। तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती और एक बार फिर से यहाँ पर वो वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन ने अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर एक टोर्नेडो तैयार कर लिया था। जैसे ही यहाँ पर वांगलिन के ऊपर क्रिस्टल अटैक आकर हिट होते हैं तभी यहाँ पर वांगलिन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई भी पूरी कोशिश कर रही होती है वांगलिन के ऊपर अटैक करने की, लेकिन दोनों ही यहाँ पर पूरे तरीके से एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन अभी भी लगातार उन सारी बातों को कर रहा था और कह रहा होता है कि वैसे मोर्टल लाइफ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्पिरेसी बन के ही रह जाती हैं, है ना? जिसके साथ ही रेड बटरफ्लाई अब यहाँ पर एक बार फिर से अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रही थी। वांगलिन दोबारा कहता है कि वैसे तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं क्या उन्होंने रीइंकार्नेशन के अंदर एंटर कर लिया है? लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या पता वो यहाँ पर पीछे से सब कुछ देख रहे हो, क्या सच में यहाँ पर उन्हें अच्छा लगेगा ये सब कुछ देखते हुए। अब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई इतनी ज़्यादा फंस चुकी होती है वांगलिन की बातों में कि अब तो उसे वहाँ पर अपने पेरेंट्स की भी प्रेजेंस फील होने लग जाती है और इसी प्रेजेंस को फील करते हुए वो अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का उस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाती और अल्टीमेटली वांगलिन उसके लाइफ एंड डेथ डोमेन को ख़त्म कर देता है। जिससे कि यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा रूथलेसली आगे बढ़ रही थी और यहाँ पर वांगलिन भी कह रहा होता है कि वैसे मैंने भी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को नोटिस किया है, फिलहाल जो भी उस सबसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये जो इसके अंदर इमोशंस है उसे भी पूरे तरीके से इरेज नहीं किया जा सकता है, मैंने उसका फ़ायदा उठाया है। उसका हार्ट अभी भी यहाँ पर मोर्टल जैसा ही है। फिलहाल तो यहाँ पर वांगलिन अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकाल लेता है और उससे एक थंडर ट्रिब्यूलेशन वाला अटैक करने वाला था, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई भी यहाँ पर ब्लड वॉमिट कर रही होती और वो कह रही थी कि उसे पता था कि आखिर वो किस तरीके से मेरे हार्ट को कंट्रोल कर सकता है। वो आगे जा भी रही थी लेकिन थंडर ड्रैगन वहाँ पर आ जाते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन जैसा कि वो यहाँ पर बिलोंग करती है स्नो मून कंट्री से, तभी यहाँ पर वो आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन सभी को एक ही बार से फ्रीज कर देती है। लेकिन वो थे भी इतने सारे कि यहाँ पर वो परेशान हो गई थी, तभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें क्रश करती और आगे बढ़ गई थी वांगलिन की तरफ को ही। वांगलिन भी देख रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। शन भी कहता है कि बॉस आखिर आप इतना ज़्यादा ब्लंटली आगे कैसे बढ़ सकते हो और भाग क्यों रहे हो बॉस, वो लड़की आपसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमारा अंतिम समय आ गया है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी नोज़ और टीयर्स दोनों ही साथ में निकल रहे थे। तभी रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए अटैक करती है। तभी यहाँ पर अपना वांगलिन कह रहा था कि पीछे से अटैक कर तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन कह रहा था कि ठीक है
अब मैं और ज़्यादा रनिंग नहीं करूँगा और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। रेड बटरफ्लाई देखती है कि यहाँ पर तो एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हैंड है जो कि यहाँ पर किसी ने अटैक किया हुआ है। जिसके बाद वांग लिन जिस स्टाइल में खड़ा हुआ होता है, वांग लिन यहाँ पर एक बार फिर से फील कर रहा होता है उसी फ्लैशबैक को, जब यहाँ पर उस स्पिरिचुअल हैंड की तरफ वो आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद वांग लिन उसको फील करते करते उसको क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद वो इतना ज़्यादा भयंकर सा हैंड आगे बढ़ रहा होता है रेड बटरफ्लाई के ऊपर। वो इतना ज़्यादा ह्यूज था कि रेड बटरफ्लाई भागने की कोशिश करती तो उससे भाग भी ना पाती और यहाँ पर वांग लिन एकदम से ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। हैंड आगे बढ़ रहा था, रेड बटरफ्लाई भाग रही होती है, तुरंत ही अपने स्पीयर को समन करते हुए अटैक भी कर रही होती है, लेकिन आइस स्पीयर टूट गए थे। रेड बटरफ्लाई तुरंत ही ग्राउंड पे आती है और अब ढेर सारे क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए शील्ड बैरियर भी बनाने वाली थी जिससे कि वो खुद को बचा पाए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्रिस्टल बैरियर बन जाता है और अब वो जाके लग जाता है उस हैंड के ऊपर, लेकिन फॉर्चुनेटली रेड बटरफ्लाई को कुछ नहीं होता और उसे पता चलता है कि अब तक ये जो ड्रामा उसके साथ में हो रहा था असल में कोई स्पिरिचुअल हैंड था ही नहीं, बल्कि यहाँ पर वांग लिन ने उसको बेवकूफ़ बना दिया। वांग लिन तुरंत ही टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। रेड बटरफ्लाई उसे देख रही होती है, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुकी थी और कह रही थी कि ये पर्सन की आइडेंटिटी अनयूजुअल है, जिस हिसाब से ये अनलिमिटेड ट्रीजर का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे तो वाकई में इसके ऊपर कुछ अजीब लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। और कह रही होती है कि जिस हिसाब से ये यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को शो कर रहा था, ये वूजी कल्टीवेशन कंट्री से होगा, सुजाकू स्टार से, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग भी रहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अभी टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है दूसरी जगह पर, उसके माउथ से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, तो वो तुरंत ही खुद को हील करने के लिए यहाँ पर अब एक पिल भी कंज्यूम करता है। और साथ ही वांग लिन कह रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई से बचना थोड़ा मुश्किल ही था वैसे मेरे लिए। खैर अब वांग लिन भी यहाँ पर बच ही गया था और यहाँ पर वांग लिन कह रहा होता है कि उसके और मेरे बीच का गैप वाकई में ज़्यादा था। खैर यहाँ पर वो पाम को एक कैटास्ट्रोफ समझ रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर मैं बच गया। हालांकि वांग लिन एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और जब वो देखता है कि जगह तो चारों ही तरफ से लावा से भरी पड़ी है, तो फिर वांग लिन थोड़ा आसपास जाता एक्सप्लोर करने के लिए, तभी यहाँ पर उसे एक एरिया दिख जाता है जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट होकर जाने ही वाला था, लेकिन वांग लिन वहाँ से टर्न कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और एरेज भी आ जाते हैं, फिर तो एक के बाद एक काफ़ी सारे एरेज वांग लिन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि उसके ऊपर लगातार सामने से हमला कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वांग लिन बच के आ जाता और वांग लिन कह रहा होता है कि यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, और वांग लिन समझ जाता है कि ये जगह उसके लिए शायद से कोई ट्रीजर से कम नहीं हो सकती, और कह रहा होता है कि मेरे पास में जो टेलीपोर्टेशन एरे था वो इस जगह पर आकर रुका है, ज़रूर से ही यहाँ पर कोई ना कोई हिडन सीक्रेट या फिर ट्रीजर ज़रूर से ही हो सकता है, लेकिन इस जगह पर अंदर जाना वो भी अकेले वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। मुझे तो यहाँ पर रुक के अभी फ़िलहाल वेट करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कोई आएगा या फिर नहीं। और वांग लिन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि यहाँ पर वांग लिन को पता था कि ये जगह है भी खतरनाक, जिसके चलते वो बस आके एक केव के अंदर बैठ जाता है, जिसके कुछ वक्त बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि नए विजिटर यहाँ पर आ गए हैं। तभी हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि किसी सोर्ड सेक्ट के डिसाइबल थे, और यहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा होता है कि ब्रदर, यहाँ पर ये देख रहे हो तुम जगह, इस जगह को पहले फेरी बीस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता था और अब देखो ये जगह कैसी हो गई है। तभी यहाँ पर उसका दूसरा ब्रदर भी कह रहा होता है कि हाँ, इसके बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। तभी यहाँ पर वो बंदा जिसको थर्ड ब्रदर करके एड्रेस कर रहे थे वो कह रहा होता है कि असल में इस जगह को पहले हमारे मास्टर ने ही डिस्कवर किया था, और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले एक काफ़ी ज़्यादा अलग जगह थी। और कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर, तुम अभी ही यहाँ पर एक गॉड बने हो तो प्लीज़ आसपास की जगह पर ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्रैक्स हैं जो कि तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें ढेर सारे एरेज यहाँ पर नज़र आ जाते हैं, जिससे कि फॉर्चुनेटली वो यहाँ पर बचते बचाते खुद को एक शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट करके निकल जाते हैं। वांग लिन यहाँ पर समझ गया था कि अगर उसे इन क्रैक्स से अवॉइड करके आगे जाना है तो यहाँ पर किसी तरीके की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि ये लड़के कर रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही केव के अंदर को चले गए थे और वांग लिन भी यहाँ पर इस
केव के अंदर जाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर ये लोग केव के अंदर आने के बाद आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब हम अपना टेलीपोर्टेशन एरे इस्तेमाल नहीं कर सकते, थोड़ा केयरफुल रहना। जिसके बाद ये लोग थोड़ा और अंदर की तरफ को चले जाते हैं और यहाँ पर लड़का कह रहा होता है कि थर्ड ब्रदर वाकई में यहाँ पर तो काफ़ी साल हो चुके हैं, क्या इतने सालों बाद भी यहाँ पर कोई जगह होगी, क्योंकि मुझे तो हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी लग रही है। मैं नहीं समझता कि क्या यहाँ पर कोई भी फेरी बीस्ट एग्जिस्ट करता होगा, और अगर ऐसा है तो वाकई में हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ, तुम इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर कोई भी फेरी बीस्ट यहाँ पर रह के सर्वाइव भी कर गया होगा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतने वक्त में तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो गया होगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पहले मास्टर भी आए हैं, तो अब ये जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं होगी। जिसके बाद वो दोनों और भी ज़्यादा अंदर की तरफ को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। वांग लिन समझ गया था कि ये दोनों ही यहाँ पर आए हैं किसी ट्रीजर को हासिल करने के लिए, तो वो भी इनके पीछे पीछे ही चल देता है। जिसके बाद ये दोनों ही बंदे एक सीक्रेट केव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी रोशनी आ रही थी। जैसे ये दोनों अंदर की तरफ आते हैं तो फिर हमें वहाँ पर एक स्टेचू देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर से ऑरा निकल रहा था। इस फेरी स्टेचू को देखकर तो दोनों हैरान थे। थर्ड ब्रदर बता रहा होता है कि ब्रदर, ये वो जगह है जो कि हमारे इमोर्टल एंसेस्टर ने देखी थी, और यहाँ पर ये जगह इमोर्टल स्पिरिट्स की भी है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो जगह है यहाँ पर कोई नॉर्मल जगह नहीं है और ना ही ये स्टेचू, क्योंकि इसके अंदर कुछ पावर मौजूद है। तभी वो लड़का कह रहा होता है कि ब्रदर मेरी हेल्प करो, और यहाँ पर वो तुरंत ही स्वॉर्ड लेकर तैनात हो जाता है, जिससे कि कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। और वो बंदा यहाँ पर अपने पास में रखी हुई एक बोतल को निकाल लेता है और उस बोतल के अंदर वो कंटेन कर रहा होता है आसपास की स्पिरिट को। वांग लिन भी ये चीज़ देख रहा था और कह रहा था कि इसने तो बहुत ही जल्दी से स्पिरिट को गैदर कर लिया। जिसके बाद वो उसके अंदर से कुछ 2 बॉल्स को निकालता है और एक अपने पास रख के दूसरी उस सिक्स ब्रदर को देता है और कह रहा था कि रख लो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर ये इमोर्टल क्रिस्टल को आराम से कंडेंस कर लेगी, तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी काम में आने वाली क्रिस्टल है। जिसके बाद वो कह रहा था कि इससे हमारे सेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो सिक्स ब्रदर तुरंत ही उसे अपने पास में रख लेता और कह रहा था कि पोर्ट में क्या है। तो वो कह रहा होता है कि हाँ, पोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, जिसे हमारे एम्परर शूज़ ने पर्सनली ही रिफाइन किया है, और यहाँ पर इसके जैसे सिर्फ 3 ही थे। और कह रहा था कि अगर ये हमारे हाथ में है तो वाकई में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी, और अब हमें यहाँ से जल्द निकल भी जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो थोड़ा आगे चल के चेक करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर उन्हें कुछ फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ और ट्रीजर भी मौजूद है, और उन्हें देखने के लिए मिलता है कि स्केल्टन। तभी यहाँ पर ये थर्ड ब्रदर उसे देखते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर आप वहाँ पर जाओ, स्केल्टन की आईब्रो के बीच में देखो कुछ है। लेकिन ये लड़का डर रहा होता है, वो आगे नहीं जाना चाह रहा था। तो कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास मौजूद हूँ तो डर क्यों रहे हो सिक्स ब्रदर, तुम वहाँ पर केयरफुली होकर जाओ। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़का आगे जा रहा होता है, और यहाँ पर लगातार वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। और अब यहाँ पर वो डरते डरते उस गोल्डन सी चीज़ को अपने पास में हासिल कर ही लेता है। लेकिन वो समझ गया था कि यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने हासिल तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो उस स्केल्टन का हेड हाथ में लेते हैं तभी हमें यहाँ पर वो थ्रेड देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले कुछ एपिसोड के अंदर वांग लिन ने अपने मॉस्किटो बीस्ट को खिलाया था। वो इनके पीछे पड़ रहा था, ये दोनों ही वहाँ से भागते हैं और कह रहे थे कि लग रहा है कि ये यहाँ पर फूड है इस इमोर्टल थ्रेड का। जिसके बाद तो यहाँ पर वांग लिन भी समझ गया था, और वो भी वहाँ से थोड़ा आसपास को के निकल रहा था। और जिसके बाद वो थर्ड ब्रदर कह रहा था कि ये सच में चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तुमने देखा उस स्केल्टन की भी हालत कितनी बुरी हो रखी थी। लेकिन ब्रदर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका करना क्या है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि हमें तो इस जगह से सबसे पहले बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जगह वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे की तरफ को फ्लाई करते हुए निकल जाते हैं। वांग लिन भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन वांग लिन ये समझ चुका था कि ये जो बंदा है यानी कि थर्ड ब्रदर, इसने जानबूझकर उस लड़के को आगे भेजा था, जिससे कि अगर कोई खतरा आगे हो भी तो यहाँ पर ये अपनी जान बचा के तुरंत ही वहाँ से भागकर निकल जाए, और साथ ही ये सिक्स ब्रदर फंस जाएगा।
जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन उन्हें लगातार फॉलो कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी मौजूद है। वो इसे ट्रीजर कह रहे थे और यहाँ पर हमें कुछ अजीब से ककून टाइप चीज़ भी दिखाई जाती है। जिसके बाद तो यहाँ पर वो जो थ्रेड था वो तो जाके उस चमकती हुई चीज़ के साथ आकर जुड़ गया था, लेकिन उसके बाद आसपास की जगह काफ़ी ज़्यादा हरकत में आ जाती है और उसके बाद होता है असल तमाशा शुरू, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन थ्रेड्स आ चुके थे, इन लोगों के पीछे लग चुके होते हैं, हालांकि अपनी सोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको काटने के लिए। और एक बार तो पूरी की पूरी गुफा को ही बंद कर देते हैं ढेर सारे स्टोन्स लगा के, और अब यहाँ से लगातार भाग रहे थे अपनी जान को बचाकर। लेकिन दोनों को ही समझ में आ गया था कि चीज़ें अब बहुत ज़्यादा खतरनाक और साथ ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती हैं। तभी यहाँ पर भागते भागते दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने के बारे में सोच रहे थे। इन दोनों के ही मन में ये विचार आ चुका होता है और यहाँ पर वो दोनों ये कह रहे थे कि आखिर ये फेरी बीस्ट का जो फूड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, जो कि हमारे पीछे लग गया है, वो भी एक स्पाई की तरह। और इसने अगर एक बार हमको पकड़ लिया तो ये अपना पूरा का पूरा फ़ायदा लेगा, हमको यहाँ पर पूरे तरीके से ख़त्म कर डालेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो जो थर्ड ब्रदर था वो लगातार आगे जा रहा होता है, लेकिन ये थ्रेड्स तो इनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। और यहाँ पर ये दोनों ही कह रहे होते हैं कि ये जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है इसका इस्तेमाल करके तो हम कभी भी इतने लार्ज अमाउंट के फेरी बेस्ड फूड को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा थर्ड ब्रदर था कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही रहा तो मेरी लाइफ तो ऑलमोस्ट ऐसे ही ख़तरे में आ जाएगी, आखिर में क्या करूँ। और उसके दिमाग में वो जो ईविल प्लान था अब जाकर वो एक्टिवेट हो जाता है और कह रहा होता है कि थर्ड ब्रदर मेरे पास में एक आइडिया है, और कह रहा होता है कि ब्रदर लाओ मुझे अपना हाथ दो। जिसके बाद वो सिक्स ब्रदर जो था वो तुरंत ही अपना हाथ दे देता और वो सोच रहा था कि शायद से ये थर्ड ब्रदर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ को जंप करवा देगा, जिससे कि वो तुरंत ही थोड़ा आगे निकल जाए और यहाँ पर तुरंत ही जगह से भागकर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपना हाथ देता है तभी यहाँ पर ये बंदा तुरंत ही उसके ऊपर धोखे से हमला कर देता और उसे वहीं थ्रेड्स के अंदर को धक्का देना चाह रहा था, जिससे कि वो खुद यहाँ से भाग जाता। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ एकदम ही बेकार हो जाता है, क्योंकि जब सिक्स ब्रदर उसको ऐसे करने ही नहीं देता बल्कि वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। और इस बात से हमें साफ हो जाता है कि इस बंदे को पहले से ही अंदाजा था कि आखिर इसका थर्ड ब्रदर क्या करने वाला है। ये बंदा डर रहा था, इसके फेस के ऊपर मौत का डर साफ नजर आ रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर आखिर आप क्या करना चाह रहे हो। लेकिन तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और सबसे पहले तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेता है। और इसे देखने के बाद ये थर्ड ब्रदर समझ जाता है कि यहाँ पर तो ट्रेसेस ऑफ रीइंकार्नेशन भी मौजूद हैं। थ्रेड्स को यहाँ पर कुछ देर के लिए उसने रोक लिया था अपनी पावर लगा के, और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है और साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब देखो तुम्हारा क्या होता है। वो तुरंत ही उसे पकड़ के वहाँ पर थ्रेड्स के पास ही भेज देता है और ऑन द स्पॉट ही थ्रेड्स उसकी जान ले लेते हैं। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग चुका था। उसके बाद हम वांगलिन को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि इस जगह पर आखिर क्या हो रहा है। हालांकि तभी यहाँ पर जैसे ही वांगलिन पलटता है तो उसके पीछे भी हज़ारों लाखों थ्रेड्स थे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।